एक घने जंगल के किनारे मंगलपुर नामक एक छोटे से गांव में विराट नाम का एक मेहनती लकड़हारा अपनी पत्नी कामिनी के साथ रहता था। विराट दिन रात जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था, पर उनकी गरीबी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के धनी व्यापारी श्याम सुंदर का कर्ज उन पर लगातार बढ़ता जा रहा था। विराट, अब तो हिम्मत टूट रही है। जंगल में लकड़ियां कम हो गई हैं और कोई दूसरा काम भी नहीं मिलता। बच्चे भी भूखे सो रहे हैं। घबराओ मत कामिनी, भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं। हम मेहनत से कुछ न कुछ कर ही सकते हैं। लेकिन क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं दिखता। कल मैं गांव जाकर देखती हूँ, शायद कोई उपाय मिल जाए। अगली सुबह कामिनी गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी एक जानी बाबा को देखा। उनके चेहरे पर असीम शांति थी और उनकी आंखों में गहरा अनुभव झलकता था। कामिनी उनके पास गई और अपनी सारी परेशानियां बताईं। बाबा, हम बहुत गरीब हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं चलता। आप ही राह दिखाएं। बेटी, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही फल देती है। तुम अपने पति के साथ मिलकर काम करो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। पर बाबा, हमारे पास कोई भी साधन नहीं है। यह घोड़ा अब तुम्हारा है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। यह तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। यह घोड़ा सिर्फ बोल ढोने वाला जानवर ही नहीं है, बल्कि वह वफादारी और कड़ी मेहनत का प्रतीक भी है। कामिनी को कुछ समझ नहीं आया कि एक घोड़ा उनकी किस्मत कैसे बदल सकता है, लेकिन उसने घोड़े को ले लिया और कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद कहकर घर लौट आई। यह घोड़ा कहाँ से लाई हो कामिनी? ज्ञानी बाबा ने दिया है और कहा है कि हमारे तकदीर बदल सकता है। पर घोड़ा लेके हम क्या करेंगे? हम तो मुश्किल से ही अपना पेट भर पाते हैं। इसे खिलाएंगे क्या? जी, इसे इस्तेमाल करके हम लकड़ी बेचने का काम कर सकते हैं। जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करेंगे और फिर बाजार में बेचेंगे। यह घोड़ा हमें यह काम करने में मदद करेगा। यह घोड़ा हमारे समय को भी बचाएगा और कम समय में ज्यादा मुनाफा होगा हमें। विराट को यह विचार अच्छा लगा, क्योंकि यह उन्हें एक नई उम्मीद दे रहा था। अगले ही दिन वे जंगल गए, सूखी लकड़ियां इकट्ठी कीं और घोड़े पर रखकर बाजार पहुंचे। लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गईं, क्योंकि घोड़ा भारी बोझ उठा सकता था, जिससे वे पहले से कहीं अधिक लकड़ियां ले जा पाए। कामिनी और विराट की मेहनत रंग लाने लगी थी। घोड़े की मदद से उनका लकड़ी बेचने का कारोबार अच्छा चलने लगा था। अब उनके घर में रोज चूल्हा जलने लगा था, बच्चों के पेट भरने लगे थे और धीरे धीरे वे कर्ज भी चुकाने की स्थिति में आ रहे थे। अमीशा और आकाश अब हर रात पेट भर खाना खाकर सोते थे। गांव का धनी व्यापारी श्याम सुंदर यह सब देखकर जल भुन गया। वह सोच रहा था कि अगर विराट जल्दी कर्ज चुका देगा तो ब्याज से मिलने वाला उसका मोटा फायदा खत्म हो जाएगा। वह नहीं चाहता था कि कोई गरीब इस तरह उसकी पकड़ से बाहर निकले। श्याम सुंदर को अपनी शक्ति और धन पर बहुत घमंड था। यह विराट दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पूरा कर्ज चुका देगा। यह हमारे धंधे के लिए सही नहीं है। मालिक, हम क्या करें? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसकी कमाई बंद हो जाए, या तो फिर से यह कर्ज में फंस जाए। उसकी कमाई का सबसे बड़ा सहारा क्या है? उसका घोड़ा मालिक। अगर उसका घोड़ा ही ना रहे तो वह लकड़ी बेच ही नहीं पाएगा और उसका काम भी ठप हो जाएगा। क्या तुम कह रहे हो कि हमें उसका घोड़ा चुराना होगा? बिल्कुल, और यह काम रात के अंधेरे में करना होगा, जब विराट और कामिनी घर में गहरी नींद में होंगे। कोई सबूत नहीं छूटना चाहिए। दोनों नौकरों ने सहमति में सिर हिला दिया, हालांकि उनके मन में थोड़ी झिझक थी। श्याम सुंदर ने उन्हें घोड़े को चुराने का सही समय और तरीका समझाया और उन्हें अपना काम पूरा करने के लिए भेज दिया। रात के समय दोनों नौकर धीरे धीरे विराट के आंगन में घुसे। घोड़ा पास के एक पेड़ से बंधा हुआ था और शांत खड़ा था। चांदनी रात में भी उनकी परछाइयां लंबी दिख रही थीं। सुन, घोड़े को चुपचाप खोलना, कहीं यह आवाज करके विराट और उसकी पत्नी को जगा ना दे। हाँ हाँ, लेकिन अगर घोड़ा हिलने डुलने लगा तो मैं इसके मुंह पर कपड़ा बांध दूंगा, ताकि यह कोई आवाज ना करे। हमें कोई जोखिम नहीं लेनी चाहिए। कलू ने हिम्मत करके रस्सी खोली और जग्गू ने घोड़े के मुंह पर कपड़ा बांध दिया। अब वे धीरे धीरे घोड़े को लेकर बाहर निकलने लगे।
उनकी चाल चोरों जैसी थी, लेकिन कामिनी नींद में भी सतर्क थी। उसे कुछ आहट सुनाई दी, जैसे घोड़े के खुरों की हल्की आवाज, और उसकी नींद टूट गई। विराट, उठो विराट, मुझे कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है। मुझे लगता है कोई हमारे घोड़े को ले जा रहा है। उठो विराट। क्या हुआ कामिनी? इतनी रात को कौन आएगा? शायद कोई जानवर होगा। कामिनी ने जल्दी से खिड़की के बाहर झांका। उसने देखा कि दो लोग उनके आंगन में हैं और घोड़े को ले जा रहे हैं। दोनों नौकरों को कामिनी के जागने की आहट पता चल गई। शायद उनके पैरों की आवाज तेज हो गई थी। फिर वे लोग घोड़े को छोड़कर दौड़कर भाग जाते हैं, अंधेरे में गायब हो गए। हमें इन चोरों की शिकायत मुखिया जी से करनी ही चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो कामिनी, मगर तुम्हें क्या लगता है ये दोनों चोर कौन हो सकते हैं? उन्हें अपना चेहरा तो छिपा रखा था। मुझे लगता है कि वो श्याम सुंदर के नौकर थे, क्योंकि उनकी चाल और कद काठी उन्हीं की जैसी थी, पर मैं अच्छे से उनका चेहरा नहीं देख पाई। फिर दोनों पति पत्नी गांव के मुखिया बलराम सिंह के पास जाते हैं और दोनों चोरों के बारे में बताते हैं। मुखिया बलराम सिंह श्याम सुंदर का अच्छा दोस्त होता है और अक्सर उससे गुप्त रूप से पैसे भी लेता रहता था। इसलिए वह श्याम सुंदर के प्रति कोई एक्शन नहीं लेता और कामिनी से कहता है, कामिनी, जब तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत ना हो तब तक श्याम सुंदर को कोई कुछ नहीं कह सकता। बिना सबूत के किसी धनी व्यक्ति पे इल्जाम लगाना गलत बात है। श्याम सुंदर के नौकरों के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण मुखिया कुछ नहीं करता और कामिनी विराट दोनों निराश होकर घर आ जाते हैं। वे लोग अब अपने घोड़े का ध्यान और भी अच्छे से रखने लगते हैं। अब वे लोग रात में अपने आंगन में चारपाई लगाकर घोड़े के पास ही सोते, ताकि कोई चोर दोबारा उसे न चुरा सके। इधर श्याम सुंदर के नौकर श्याम सुंदर को सारी बात बता देते हैं। श्याम सुंदर क्रोधित होता है, पर हार मानने वाला नहीं था। वह कोई दूसरी अधिक शातिर चाल चलने की सोचता है। कामिनी, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट कर आऊंगा। यदि मेरी सारी लकड़ियां बिक गई तो आज ही श्याम सुंदर के पैसे चुका दूंगा, ताकि उसके कर्ज से मुक्त मिल सके। भगवान आपकी इच्छा को पूरी करें, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि हमारे घोड़े पर किसी की बुरी नजर है। लकड़ियां बेचकर घर जल्दी आना। मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है कामिनी, मैं ध्यान रखूंगा और श्याम सुंदर से दूर ही रहूंगा। विराट घोड़े के ऊपर लकड़ी रखकर बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद वह बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा। लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो, सबसे अच्छी लकड़ियां ले लो। तभी बाजार में श्याम सुंदर खड़ा था, जो अपनी अगली चाल चलने के लिए सही मौके की तलाश में था। उसकी नजर विराट के ऊपर पड़ी। इस फटीचर को आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी यह शक्ल से जन्मजात मूर्ख लगता है और सीधा साधा है। कैसे हो विराट भाई? सुना है तुम्हारी लकड़ियां बहुत ही उत्तम दर्जे की होती है। गांव वाले तुम्हारे लकड़ियां की बहुत तारीफ करते हैं। क्या तुम मुझे अपनी सारी लकड़ियां बेचना चाहोगे? बिल्कुल बेचैनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या देंगे? तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो तुम? 150 लूंगा मालिक, उससे कम में नहीं हो पाएगा। 100 दाम महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियां जिस हालात में है उसी हालात में बेचोगे? यानी घोड़ा और लकड़ियां दोनों एक साथ ना, बिना अलग किए? बेच दूंगा हुजूर, इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? मुझे लगा आप सिर्फ लकड़ियां की बात कर रहे हैं। तब ठीक है, यह लो 150 रुपए और घोड़ा को लेके मेरा पीछे चलो। समय बर्बाद मत करो। बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है, आज ही सारा कर्ज चुका दूंगा। विराट पैसे लेने के बाद घोड़े को लेकर श्याम सुंदर के पीछे पीछे चल पड़ता है। उसके मन में कोई संदेह नहीं था। कुछ देर बाद श्याम सुंदर विराट और घोड़े को लेकर अपने घर पहुंचा। लकड़ियां तुम यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। जैसी हुजूर की आज्ञा। अरे बदमाश, क्या तुम्हें सौदे की शर्त याद नहीं है? तूने लकड़ियां बेचते समय मुझसे मंजूर की थी। तूने कहा था ना कि लकड़ियां जिस हालात में है उसी हालात में बेचेगा। कैसी शर्त हुजूर? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने आपको 150 में सारी लकड़ियां बेची,
सारी लकड़ियां ही नहीं बल्कि सिक्कों के बदले तूने अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त लकड़ियां बेचने से पहले स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में बेचेगा? घोड़ा लकड़ियों के साथ बंधा हुआ था, इसलिए घोड़ा अब मेरा हुआ। श्याम सुंदर की बात सुनकर विराट के होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? यह तो सरासर अन्याय है। मैंने सिर्फ लकड़ियां बेची थी, घोड़ा नहीं। शर्त के मुताबिक अब यह घोड़ा मेरा है। मुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहाँ से चलता बन। ज्यादा बहस मत कर, वरना बुरे नतीजे होंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए हुजूर। मैं गरीब आदमी हूँ, बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा तो यही एक सहारा है। देख लो भाई, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया, अब मुकर रहा है और सीना जोरी कर रहा है। क्या यह रहम करने के योग्य है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, शर्त तो शर्त होती है। फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? मेरी मानो तो सरपंच जी के पास चलो, वहीं न्याय करेंगे। श्याम सुंदर लोगों के कहने पर लकड़हारे को सरपंच जी के पास ले गया, जो श्याम सुंदर का प्रिय मित्र था और अक्सर उससे महंगे उपहार पाता रहता था। उसने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया, अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सारी बात सुनकर सरपंच जी ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। लकड़हारे को अपना सामान की कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए घोड़ा उसी का है। अब घोड़ा पर उसका कोई हक नहीं है। शर्त का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। बेचारा विराट अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ अपना घर पहुंचा। उसकी आंखों में दर्द और निराशा थी। अरे, यह आपकी आंख में आंसू कैसे? सब ठीक है ना? क्या बताऊं कामिनी, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ भी नहीं था। आज हमारा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। उस बेईमान श्याम सुंदर ने हमें धोखे से लूट लिया कामिनी। तुम जरा भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। हम हार नहीं मानेंगे। कामिनी ने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो गए, लेकिन सुबह दुख के कारण विराट चारपाई से उठ न सका। अपने पति की हालत देखकर कामिनी बोली, लाओ वो 150 रुपए जो तुम्हें श्याम सुंदर ने कल दिए थे, वो रुपए मुझे दे दो। मैं आज फिर से एक नया घोड़ा खरीद लाऊंगी और मैं खुद बाजार जाकर लकड़ी बेचूंगी। मैं उस धूर्त को उसी की चाल में फंसाऊंगी। विराट से 150 रुपये लेकर कामिनी बाजार की ओर निकल पड़ती है। यह सोचते सोचते वह वहां से चली जाती है और बाजार से एक घोड़ा खरीदकर घर ले आती है, जो पहले वाले घोड़े जैसा ही मजबूत दिखता था। मैं लकड़ी बेचने जा रही हूँ, तुम खाना निकाल कर खा लेना और बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है कामिनी, तुम जल्दी आना। मैं तुम्हारा राह देखूंगा और तुम्हारी जीत की कामना करूंगा। कामिनी ने घोड़े के ऊपर लकड़ी का गट्ठर बांधा और अपने चेहरे पर एक मोटी चुन्नी बांधकर बाजार की ओर रवाना हो गई, ताकि श्याम सुंदर उसे पहचान न सके। उसने अपनी आवाज भी थोड़ी बदल ली थी। अगर मुझे वो बेईमान श्याम सुंदर मिल गया ना, तो मैं उसे छठी की दूध याद दिला दूंगी और उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह जीवन भर याद रखेगा। लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो, सस्ती लकड़ियां ले लो, सबसे ताजी लकड़ियां ले लो। उस रोज भी वह श्याम सुंदर किसी को ठगने के विचार में बाजार आया था। उसने लकड़ियां बेच रही कामिनी की ओर देखा, जिसकी शक्ल चुन्नी से ढकी थी। वाह भगवान, आज फिर से मेरे लिए एक शिकार भेज दिया। कल मुझे एक घोड़ा मिला था और आज भी मुझे लगता है एक घोड़ा मिल जाएगा। यह औरत और भी सीधी है, इसे ठगना तो और भी आसान है। क्या कीमत है तुम्हारी लकड़ियों की? 50 मालिक। महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? मैं तो थोक में खरीदता हूँ। सौदा 4 सिक्के भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। लकड़ियां बिल्कुल सूखी है और मैंने इन्हें खुद जंगल से चुना है। मंजूर है तो बोलिए, मुझे देर हो रही है। यह औरत तो बहुत चालाक लग रही है, लेकिन इसकी अक्ल बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। अक्ल तो बहुत जल्द तेरी ठिकाने लगाने वाली हूँ साहूदार। श्याम सुंदर क्या सोच रहे हैं हुजूर? जल्दी बताइए,
नहीं तो मैं फिर दूसरे ग्राहक को आवाज दूंगी। ठीक है, मुझे 50 रुपए में ये मंजूर है, मगर लकड़ियाँ जिस हालत में है उसी हालत में तुम्हें बेचनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? आज इसकी खैर नहीं, इससे मैं ऐसा बदला लूंगी कि यह मुझे याद ही रखेगा। अब मेरा खेल शुरू। अरे जल्दी करो भाई, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, पर मेरा भी एक शर्त है कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वो पैसे होंगे। और हाँ, वो पैसे आपकी धोती में है, मैंने देखा है। हुजूर, लकड़ियाँ कहाँ रखूं? अरे मूर्ख औरत, तुमने क्या सौदा किया था? शर्त याद है ना? कि मैं याद दिलाऊं? घोड़ा भी अब मेरा है, चलो इसको अब मेरे खंबे से बांध दो। ओह, यह शर्त तो मैं भूल ही गई थी, माफी चाहती हूँ। अभी घोड़ा बांध देती हूँ। मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया हुजूर। आइए अब मेरा भी कीमत दे दीजिए। जरूर, लो संभालो अपने सौदे की कीमत। हुजूर, यह आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से लकड़ियाँ जिस हालत में थी उस हालत में लकड़ियाँ के साथ साथ मेरा घोड़ा भी आपको मिल गया, क्योंकि वह लकड़ियाँ के साथ साथ बंधा हुआ था। लेकिन आपने मुझसे भी यह वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे होंगे, और उस समय पैसे आपकी धोती में थे, इसलिए पैसे के साथ साथ आपको अपनी एक टांग काट कर मुझे देनी होगी, क्योंकि वो धोती के अंदर थी। और हाँ, शर्त के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, पैसे के साथ साथ अपनी एक टांग काट कर मुझे दीजिए। कामिनी की बात सुनकर श्याम सुंदर के होश उड़ गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या बक रही है तू? यह कैसी बेतुका दावा है? बक नहीं रही हूँ मालिक, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपने ही तो जिस हालत में है वही शर्त रखी थी। आपको पैसे के साथ साथ अपनी एक टांग भी देनी होगी, यह आपकी ही शर्त थी। तुम्हारी यह मजाल? मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी। ऐसा नहीं है मालिक, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। अगर आपने अपनी टांग नहीं दी तो मैं पूरे गांव को इकट्ठा करूंगी और सबको आपकी बेईमानी बताऊंगी। भाइयों और बहनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस बेईमान मालिक से न्याय दिलाओ। अरे यह तो लेने के देने पड़ गया, यह तो मेरा ही पासा मुझ पे उल्टा पड़ गया। इसने तो मुझे ही अपनी चाह में फंसा लिया। अरे पहले मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें दूसरा प्रस्ताव देता हूँ। अब तो मैं सिर्फ एक शर्त पे ही आपकी बात सुनूंगी मालिक, कि आप पहले मुझे अपनी एक टांग काट कर दीजिएगा, वरना मैं पूरे गांव को इकट्ठा करूंगी। अरे टांग के बदले मैं एक घोड़ा, तुम्हारी सारी लकड़ियाँ और इसके साथ साथ 500 रुपए भी देता हूँ। भगवान के लिए इकट्ठा मत करो, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। कामिनी और श्याम सुंदर का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहां जमा हो गए। कामिनी ने उन्हें सारी बात सुनाई, कैसे श्याम सुंदर ने विराट को ठगा था और अब कैसे वह अपनी ही शर्त में फंस गया था। अंत में कामिनी बोली, अब आप लोग ही फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे इनकी एक टांग मिलनी चाहिए कि नहीं, या जो इसने मुझे ऑफर दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। श्याम सुंदर, कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा प्राप्त किया था ना, आज तुम्हें भी अपनी एक टांग इस औरत को देनी होगी। शर्त तो शर्त होती है, बिल्कुल देनी होगी, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती सरपंच जी के पास ले जाएंगे और इस बार सरपंच जी को भी निष्पक्ष फैसला देना ही होगा। ठीक है, मैं सरपंच जी के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। कामिनी और श्याम सुंदर इस समय सरपंच जी के पास पहुंचे, जो श्याम सुंदर का घनिष्ठ मित्र था, और इस बात की किसी को खबर नहीं थी कि वे कितने करीबी हैं। लेकिन वह भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। यदि मैं अपने मित्र का पक्ष लेता हूँ तो सारे लोग मुझे अधर्मी समझेंगे। यह बात महाराज तक पहुंच गई तो मेरी खैर नहीं, मेरी पदवी भी छिन जाएगी। मुझे गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर, और मुझे मेरा हक दिलवाइए। न्याय होना ही चाहिए। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी यह श्याम सुंदर ही है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटा,
तुम एक इंसान की टांग लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो टांग के बदले जो कुछ भी श्याम सुंदर दे रहा है उसे अतिरिक्त 2000 रुपये और ले लो, कुल मिला के 12,000 रुपये हो जाएंगे। नहीं सरपंच जी, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसकी एक टांग ही चाहिए। न्याय केवल पैसा से नहीं मिलता। ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 10,000 रुपए के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ, लेकिन इससे कम नहीं। यह मेरा अंतिम शर्त है। मैं इसकी यह शर्त पूरी करने को तैयार नहीं हूँ। यह कीमत बहुत ज्यादा है हुजूर, यह तो सारा सर लूट है। यदि यह कीमत इसकी एक टांग से ज्यादा है तो मुझे इसकी टांग ही स्वीकार है। कृपया आप देर ना करें, इसकी एक टांग काट कर दिलवाइए। जंगल में मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे और बच्चे भी भूखे होंगे। बेचारा सरपंच जी अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ न कर पाया। उसे पता था कि यह मामला अब सार्वजनिक हो गया है और उसे निष्पक्ष रहना होगा। वह मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन श्याम सुंदर से कहना पड़ा। श्याम सुंदर, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक अपनी टांग काट कर देना या फिर से 10,000 रुपये देना है, यह हमारा फैसला है। तुम्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। मजबूरन श्याम सुंदर को कामिनी को 10,000 रुपए और साथ में उसका घोड़ा भी देना पड़ता है। श्याम सुंदर का चेहरा अपमान और क्रोध से लाल हो गया था। श्याम सुंदर से पैसे लेकर खुशी खुशी कामिनी घर आ जाती है और सारी कहानी अपने पति विराट को बताती है। विराट अपनी पत्नी की बुद्धिमत्ता और साहस पर गर्व महसूस करता है। फिर कामिनी और विराट श्याम सुंदर के घर जाते हैं और उसके सारे उधारी के पैसे ब्याज सहित वापस कर देते हैं। श्याम सुंदर उन्हें देखकर और भी शर्मिंदा होता है। विराट और कामिनी का जीवन अब बदल चुका था। वे केवल गरीब नहीं थे, बल्कि अब स्वाभिमानी और समृद्ध थे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चालाकी का जवाब समझदारी और साहस से देना चाहिए, न कि कमजोरी से। न्याय हमेशा देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। किसी को भी अपनी शक्ति और धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आता है जब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चालाकी का जवाब समझदारी और साहस से देना चाहिए, न कि कमजोरी से। न्याय हमेशा देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। किसी को भी अपनी शक्ति और धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आता है जब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही दिलचस्प कंटेंट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए।